राजकीय महाविद्यालय मावली में नवीन सत्र 2020-21 में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से आज हम बीए तृतीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान पर चर्चा करेंगे और हमारी चर्चा का विषय है प्रश्न पत्र द्वितीय, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सबसे पहले हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। अंग्रेजी में इस प्रश्न पत्र का नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस। इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को 5 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप पाठ्यक्रम की योजना से पूर्व में परिचित रहे हैं, आपने भाग प्रथम और भाग द्वितीय में विश्वविद्यालय परीक्षा में भाग लिया है। इसलिए पाठ्यक्रम को समझना आपके लिए सरल है। पूरा पाठ्यक्रम 5 इकाइयों अर्थात 5 यूनिट्स में बांटा गया है। हम प्रारंभ करने वाले हैं इकाई 1, जिसकी विषय वस्तु है मेजर डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिंस 1945, अर्थात 1945 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख मुद्दे या प्रमुख परिवर्तन। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से लेकर 1945 तक चला। दूसरा महायुद्ध 19वीं शताब्दी की दूसरी सबसे बड़ी प्रमुख घटना थी, जिसने संपूर्ण विश्व को झकझोर के रख दिया और पूरी वैश्विक व्यवस्था की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैनिक व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव और परिवर्तन हुए। वर्ष 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ तो उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को पूर्णतया बदल के रख दिया और एक नए प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना की। वो व्यवस्था किस प्रकार की थी? उस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो विश्व युद्ध के दौरान आया, इससे पहले ये द्वितीय महायुद्ध के कुछ चित्र हैं। इसमें विध्वंस को दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर द्वितीय महायुद्ध के 2 बड़े खलनायक बेनिटो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर को आप देख पा रहे हैं। इनके साम्राज्यवादी और विस्तारवादी और सैन्यवादी नीतियों के कारण ही पूरी दुनिया को दूसरा महायुद्ध झेलना पड़ा। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल है, जो विक्ट्री का निशान बनाए हुए हैं। विद्यार्थियों, इस विक्ट्री के निशान को आपने अनेकों खिलाड़ियों, नेताओं द्वारा प्रयोग करते हुए देखा होगा। रोचक बात यह है कि इस विक्ट्री के निशान को बनाने वाले सबसे पहले इंग्लैंड के ही प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, जिन्होंने अपने एक भाषण के दौरान अपनी जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए ये निशान उन्हें दिखाया था, जिसका मतलब था विक्ट्री। ये कुछ नीचे 2 चित्र दिया गया है, ये भी विध्वंस को दर्शाता है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिक विजयोत्सव में और नीचे नाजी सेना का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ चित्र थे दूसरे महायुद्ध के। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
क्या प्रमुख परिवर्तन हुए? विद्यार्थियों, सबसे बड़ा जो परिवर्तन था वो था शीत युद्ध का उदय या शीत युद्ध का प्रारंभ, जिसमें दो महाशक्तियां थीं। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ। इन चित्रों में एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका का नक्शा है तो दूसरी तरफ सोवियत संघ का। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित था, तो वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा से। नीचे के चित्र में कार्टून के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है कि इन दोनों महाशक्तियाँ किस प्रकार से विश्व को नियंत्रित कर रही है। इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध वर्ष 1945 से लेकर 1990 तक चला। यद्यपि महायुद्ध में ये दोनों महाशक्तियाँ मित्र राष्ट्रों की मंडली में शामिल थी, दोनों ने सहयोग और समन्वय से दूसरे महायुद्ध में भाग लिया, लेकिन युद्ध के बाद इनमें आपसी मतभेद बढ़े और दोनों के बीच एक विचारधारात्मक युद्ध प्रारंभ हुआ जो शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगले वीडियो में हम शीत युद्ध की उत्पत्ति, उसके विस्तार, उसके प्रमुख चरण और अन्य कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव आया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो था सैनिक गुटबंदी का। शीत युद्ध के कारण पूरी दुनिया दो गुटों में बंट चुकी थी। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था तो दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सहयोगी राष्ट्रों के साथ मिलकर वर्ष 1949 में नाटो की स्थापना की, जो कि विशुद्ध रूप से एक सैनिक संगठन था। इसके बाद सोवियत संघ ने वर्ष 1955 में अपने सहयोगी राष्ट्रों के साथ मिलकर वार्सा सैनिक संधि संपन्न की। नीले रंग में नाटो का सिंबल है और नाटो के सदस्य राष्ट्र के ध्वज यहाँ दिखाए गए हैं। दूसरा जो नीचे जो चित्र है वो वार्सा पैक्ट का है, जिसमें रशियन भाषा में कुछ लिखा गया है। तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था साम्यवाद का विस्तार। सोवियत संघ ने अपनी साम्यवादी विचारधारा के विस्तार की नीति अपनाई और दूसरे महायुद्ध में जब यूरोप का विभाजन किया गया तो पश्चिमी यूरोप पर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों का प्रभुत्व स्वीकार किया गया। इसी प्रकार पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का प्रभुत्व स्वीकार किया गया, लेकिन सोवियत संघ ने धीरे धीरे पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन प्रणालियों को स्थापित कर दिया। यूरोप का मानचित्र आपके सामने है, जिसमें लाल रंग जो सोवियत विस्तार को दर्शा रहा है। अगला जो बड़ा बदलाव था वो था यूरोपियन प्रभुत्व का अंत। 1945 से पहले पूरी दुनिया पर यूरोप के ही राष्ट्रों का आधिपत्य था, उनका प्रभुत्व था। पूरे विश्व की सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक तमाम प्रकार की गतिविधियों को यूरोप के ही प्रमुख राष्ट्र जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन ये नियंत्रित करते थे। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इन देशों के उपनिवेश थे। पूरी राजनीतिक व्यवस्था और विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था पर इन्हीं राष्ट्रों का अधिकार था। लेकिन 1945 के बाद जब दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ तो पूरी दुनिया से यूरोपियन प्रभुत्व एक तरह से समाप्त हो गया। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश इस समय आज़ाद हुए। इसका एक बड़ा कारण ये था कि यूरोप के इन राष्ट्रों ने बहुत ही कम समय के अंतराल में दो महायुद्ध लड़े, महायुद्ध प्रथम और महायुद्ध द्वितीय।
जिनके कारण इनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई और अब ये विश्व पर नियंत्रण स्थापित करने में असमर्थ हुए। ये कुछ 1945 से पहले के चित्र हैं जिनमें यूरोपियन प्रभुत्व को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से विश्व के अनेक भागों में इन्होंने उपनिवेश स्थापित किए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगला जो बड़ा बदलाव था वो था परमाणु युग का सूत्रपात। आप सभी जानते हैं कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के 2 प्रमुख नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। ये पहली बार था इस दुनिया में जब किसी राष्ट्र ने परमाणु बम का प्रयोग किया हो। इसके बाद मानो पूरी दुनिया में परमाणु बम को प्राप्त करने की एक होड़ चल पड़ी। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सोवियत संघ ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, चीन ने आदि ने परमाणु तकनीक की सहायता से परमाणु बमों का निर्माण किया और आज भी ये होड़ जारी है। दुनिया के आज भी बहुत से देश परमाणु बम बनाने के प्रयास में हैं। अगला जो बदलाव आया वो मेरी दृष्टि में जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय। आप सभी जानते हैं दुनिया 2 गुटों में बंटी हुई थी। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ था। इधर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बहुत सारे नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि या तो वो अमेरिकी गुट में चले जाएं या वो सोवियत संघ के गुट में चले जाएं। दोनों गुट उनको बराबर सहायता दे रहे थे और प्रयास कर रहे थे कि वो उनके खेमे में शामिल हो जाए। यदि वो उनके खेमे में शामिल होते हैं तो कम से कम वैदेशिक मामलों में वो स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। उनकी विदेश नीति और वैदेशिक संबंधों पर गुटीय नियंत्रण स्थापित हो जाएगा और अभी हाल ही में जो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की थी वो पुनः परतंत्रता में बदल जाएगी। इस बात की ओर सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया का ध्यान खींचा और कहा कि हमें एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना है और हम किसी भी गुट में शामिल ना हों। इस दृष्टि से उन्होंने एशिया, अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के एशिया सम्मेलन का आयोजन भारत में किया, नई दिल्ली में। 1955 में बाडुंग सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में। वो भी एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों का सम्मेलन था जिसमें इस बात की चर्चा की गई थी कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। उसको गुटनिरपेक्षता नाम दिया गया और फिर बाद में वर्ष 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपना काम कर रहा है और दुनिया के 120 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। विद्यार्थियों, आज जो हमने चर्चा की 1945 के बाद किस प्रकार से वैश्विक परिवर्तन हुए, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थीं, आगे के वीडियो में हम शीत युद्ध पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।